हेलो। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी स्टूडेंट हो ऑनलाइन सेशन के अंदर एक बार अपना नाम मेंशन कर दोगे। सो इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या नाम था? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट। मैंने आपके साथ स्टैचूट का मीनिंग डिस्कस किया था। स्टैचूट्स का मीनिंग क्या था? रिटन, टेक्निकली क्या बोलते हैं? रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या था? इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या था? फाइंडिंग आउट दी, यस, फाइंडिंग आउट दी ट्रू इंटेंशन। फाइंडिंग आउट दी ट्रू इंटेंशन और मीनिंग। मीनिंग होगा क्या? मीनिंग नहीं होगा। इंटेंशन ऑफ ऑफ लेजिस्लेचर या लॉ मेकर। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोर्ट्स ने क्या किए? डिफरेंट डिफरेंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बनाए। कोर्ट ने क्या किया? ओवर पीरियड ऑफ टाइम कोर्ट्स हैव फ्रेम्ड या कोर्ट हैव फॉर्म डिफरेंट रूल्स रिलेटिंग टू, डिफरेंट रूल्स रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन। और उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रूल्स ऑफ या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? जो जैसा बोला वो वैसा ही पढ़ना है। ठीक है। या वर्ड्स नीड टू बी इंटरप्रेटेड, words or sentences being used in any law, words or sentences being used in any law needs to be interpreted in their literal sense। ठीक है, इन their literal sense, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं as it is, unless unless it leads to, unless it leads to absurdity। ऐसा था। और unless it becomes nonsense। मतलब तुमने अगर as it is words का और sentences का interpretation किया, अगर वर्ड्स और सेंटेंसेस का एज इट इज इंटरप्रिटेशन किया तो उससे क्या हो जाने वाला है? इट मेक्स नो सेंस, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो वहां पे ये रूल एप्लीकेबल, वहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। यस, गुड इवनिंग भरत, लोकेश, हरप्रीत, तनिषा, आगे आ जाओ। तो रूल्स ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने, लिटरल कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, एक बार आप लिख लो इसको। लिख लिया? सर आपका वीडियो बार बार कट रहा है। और किसको प्रॉब्लम आ रही है ये? हेलो। नेक्स्ट, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब देखो, इन जनरल अगर ये रूल पढ़ना है, ये रूल समझना है, मैं यहाँ पे एक लाइन यूज कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जब लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके लॉ मेकर का इंटेंशन क्लियर नहीं हो पा रहा है,
क्या बोला मैंने, जब लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करके लॉ मेकर का इंटेंशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस वी कैन अप्लाई रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि हम इंटरप्रिटेशन करते समय क्या कर सकते, रीजनेबल अजम्पशंस बना सकते, वी कैन मेक रीजनेबल अजम्पशंस, ठीक है, वी कैन मेक रीजनेबल अजम्पशंस। और ये अजम्पशन बनाते समय आपको ध्यान में रखना है, कीपिंग इन माइंड the ultimate keeping in mind the ultimate objective of law, ठीक है। ये बोलते हैं ना रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, तो इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, रूल ऑफ रीजनेबल अजम्पशन। यू कैन मेक रीजनेबल assumptions while making the interpretation of law, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास का टाइमिंग था 5 PM, ठीक है, क्लास का टाइमिंग था 5 PM। मान लो कि तुम क्लास में एंटर करती हो 5:15 PM पे, ठीक है, आप क्लास में एंटर किए 5:15 PM पे एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग ऑन यू, ठीक है, तुम क्लास में एंटर किए 5:15 पे, आई स्टार्टेड शाउटिंग ऑन यू। एक बॉटल पड़ा था मेरा, मैंने बॉटल खींच के मारा तुमको, ठीक है, तुमको चोट भी लगा। अब मुझे बताओ वहां पे वेदर यू शुड गो बाय दिस रूल और बाय दिस रूल, whether you should go by this rule or by this rule। अगर तुमने मेरे एक्शन को लिटरल सेंस में लिया, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये आदमी बहुत खराब है, ये क्या टीचर बनेगा, ये तो मार धाड़ कर रहा है दूसरे ही क्लास के अंदर, ठीक है, सिर्फ 15 मिनट लेट आने पे कोई ऐसे पिटाई करता है क्या, कोई ऐसे बिहेव करता है क्या, आई थिंक ही इज अ साइकोपैथ, हो सकता है ऐसा। जब लिटरली तुमने मेरे एक्शन को एज इट इज लिया, बात समझ में आ रहा है क्या, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे मेरा इंटेंशन कुछ और हो सकता था। तो हो सकता है कि तुम 5:15 पे क्लास में एंटर किया कि आई स्टार्टेड शाउटिंग ऑन यू, स्टिल तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट आई कुड रीच द क्लास ऑन टाइम, इज इट क्लियर, तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को अपन एक और नाम दे सकते हैं, क्या, रूल ऑफ रीजनेबल assumptions। we can make reasonable assumptions in order to understand the true objective of law, true intention of law maker। तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो ऑलरेडी कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं मेरे से, और आप भी पढ़ोगे, तो देखो हम लोग एक प्रोविजन पढ़ते, एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। मान लो कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग पढ़े, कंपनीज एक्ट 2013 लाने के पीछे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, ऑनलाइन में बैठे हुए क्या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कंपनीज एक्ट 2013, क्यों कंपनीज एक्ट 2013 लाना पड़ा, इन ऑर्डर टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे थे कंपनीज एक्ट 1956 में। ओके, दैट कुड बी वन ऑफ द आंसर। कोई और स्टूडेंट जो मुझे बिल्कुल सटीक आंसर दे सके इस क्वेश्चन का, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कंपनीज एक्ट 2013, एनीवन? द मेन ऑब्जेक्टिव is to promote good governance। बात समझ में आ रही क्या? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, और आई कैन से टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। एक बच्चे ने बोला है ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, हाँ दैट कुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड गवर्नेंस।
गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि कंपनीज कुछ इस तरीके से काम करे so that they would be able to fulfill the need and expectations of each and every stakeholders of the company. क्या बोला मैंने? कंपनी कुछ इस तरीके से काम करे so that they would be able to fulfill the needs and expectations of each and every stakeholders of the company. कंपनी के काफी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स को क्या चाहिए? बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल. इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? अच्छा रिटर्न चाहिए. अथॉरिटीज़ को क्या चाहिए? कि कंपनी सारे कंप्लाइंसेस करे. ठीक है, अगर टैक्सेस वगैरह कोई पेमेंट करना है तो पेमेंट टाइम पे करे. ठीक है. एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? बेटर वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी. ठीक है, या प्रॉपर इंसेंटिव्स. तो ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए. क्रेडिटर्स, सप्लायर्स को क्या चाहिए? कि टाइमली पेमेंट होता है उनका. तो कंपनी कुछ इस तरीके से अपना बिजनेस कैरी आउट करे सो दैट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स गेट्स फुलफिल्ड. बात समझ में आ रही है क्या ऑनलाइन वाले? तो दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. अब कंपनीज एक्ट के एक प्रोविजन में तुम लोगों ने पढ़ा है दैट इन ऑर्डर टू कंडक्ट द मीटिंग, मैं लिखता हूं यहां पे जनरल मीटिंग. इन ऑर्डर टू कंडक्ट द जनरल मीटिंग at least 21 clear days पहले नोटिस भेजना पड़ेगा. ऐसा आप लोग पढ़ के आए हो? या सुनो, एक कंपनी को अगर जनरल मीटिंग कंडक्ट करना है से कम 21 दिन पहले का 21 दिन पहले का नोटिस भेजना पड़ेगा. 21 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा. बात समझ में आ रही क्या? अब एक केस में क्या होता है कि एक कंपनी ने नोटिस भेजा लेकिन 20 दिन पहले भेजा. एक कंपनी ने नोटिस भेजा लेकिन 20 डेज पहले भेजा इंस्टेड ऑफ 21 डेज. बस में मैंने क्या प्रोविजन में क्या बोला कि 21 डेज पहले भेजना है. कंपनी ने कितने दिन पहले भेजा? 20 डेज पहले. तो माय क्वेश्चन इज वेदर इट विल इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग. Whether it will invalidate the proceedings of meeting? Answer is yes. अगर इन जनरल अगर अपन सिर्फ इसको रीड करके अगर इंटरप्रिटेशन करें, अगर सिर्फ अपन मेयर रीडिंग करें इस प्रोविजन का, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 21 दिन पहले भेजना था, कंपनी ने 20 दिन पहले भेजा है, तो मीटिंग जो किया यहाँ पे क्या हो गया? इनवैलिड. बात समझ में आ रहा है क्या? तो सेम मैटर गया था कोर्ट के पास. अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया? कोर्ट ने यहाँ पे 21 दिन पहले नोटिस भेजने का ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश की, और कोर्ट ने बोला कि 21 दिन पहले नोटिस इसलिए भेजा जाता है सो दैट जो भी मैटर है नोटिस में, या जो भी सब्जेक्ट मैटर कंपनी डिस्कस करना चाहती है मीटिंग के अंदर, उसको ठीक से पढ़ सके और समझ सके और डिसाइड कर सके कि वेदर वो पर्टिकुलर मैटर के रिस्पेक्ट में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो कोर्ट का ऐसा मानना था कि जो काम 21 दिन में हो सकता है वो काम 20 दिन में भी हो सकता है. बात समझ में आ रही है क्या? जो काम 21 दिन में हो सकता है वो काम 20 दिन में भी हो सकता है. तो कोर्ट का ऐसा मानना था कि ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन डायरेक्टरी नेचर का, इट इज ओनली अ डायरेक्शन एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन. बात समझ में आ रहा है क्या? एंड और अगर यहां पे मीटिंग वैलिड करार भी कर दिया गया, वैलिड डिक्लेयर भी कर दिया गया, तो इट इज नोवेयर it will hurt the main objective of the act. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? It will not lead to bad governance. अगर 20 दिन पहले नोटिस भेजा, 21 दिन के बदले अगर 20 दिन पहले नोटिस भेजा, तो it will not lead to bad governance or it will not defeat the objective of the law. बात समझ में आ रही है क्या? तो इस केस में कोर्ट ने 20 दिन पहले भेजे नोटिस को वैलिड माना. बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो कोर्ट ने जो यहां पे इंटरप्रिटेशन किया, कौन से रूल को अप्लाई किया होगा? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. बात समझ में आ रहा है क्या? चलो एक चीज ध्यान रखना, पहले रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हमें तभी अप्लाई करना है जब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हम तभी
यूज में लेंगे जब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से एक्चुअल मीनिंग निकल करके नहीं आ रहा हो। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने इसको बोला, इसको रूल ऑफ रीजनेबल अजम्पशन भी बोल सकते हैं। वी कैन मेक रीजनेबल अजम्पशन, वी कैन मेक रीजनेबल assumptions. Is it clear? We can make reasonable assumption while interpreting the law. While interpreting the law. ऑनलाइन वालों क्या सबको क्लियर है? जो भी चीजें मैंने कही आपसे, क्या आपको क्लियर है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रीजनेबल assumptions. रीजनेबल assumptions कैन बी मेड. लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी वॉट एवर assumptions आर बीइंग मेड, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, वॉट एवर assumptions आर बीइंग मेड, those assumptions should be in conformity with the objective of the law. Those assumptions should be within the conformity with the objective of the law or with the objective of the act. अगर आप ऐसा कोई assumption बना रहे हो which is defeating the objective of law, अगर आप ऐसा कोई assumption बना रहे हो which is defeating the objective of law, तो that will not give the true interpretation. बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, rule of reasonable construction. This is the golden rule of interpretation. According to this rule, the intention of lawmaker, underline कर लेना इसको, the intention of lawmaker should be given utmost importance. हम लोग बोलते हैं ना कि भावनाओं को समझने की कोशिश करो, बातों में क्या रखा है, बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझने की कोशिश करो. According to this rule, the intention of the lawmaker should be given utmost important, and interpretation must lead to a sensible meaning. This rule mainly stresses upon the intention of the legislature and not the prima facie words of the statute. Is it clear, everyone? अब देखो और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा तुमको, मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पे. जब तुमने रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ा था ना, तो वहां पे फोकस किसके ऊपर था? बातों पर, है ना? रूल ऑफ यहां पे फोकस किस पे? भावनाओं पर, ठीक है, या इंटेंशन पे. मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं. देखो, very seldom it happens or very often it happens that, होता ना कि तुम तुम्हारे फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स को क्या करते हो? अब्यूज करते हो. यस, ऑनलाइन वाले गालियां देते हो अपने दोस्तों को. तो जब तुम अपने दोस्तों को गालियां देते हो ना, तो दो सिचुएशन में गाली दे सकते हो, ठीक है? एक, मजाक में गाली दिया, ठीक है, तुमने उसको मजाक में गाली दिया, उसने भी तुम्हें मजाक में गाली दिया, मैटर वहीं पे रिजॉल्व हो गया. बस में क्या, मजाक में तो हमेशा गाली देते. और कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको गाली देते हैं लेकिन गुस्से में आकर के गाली देते हैं. बस में क्या, तो जब हम उसको मजाक में गाली देते हैं, वो हमारा फ्रेंड कौन सा रूल अप्लाई करता है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, है ना? वैसा मानते ना कि अरे यार ऐसे मजाक में बोल रहे हैं. He do not intends to say that. वो ऐसा चाहता नहीं है, मजाक में उसने बोला. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इंटेंशन को देखो, बातों को मत देखो, इंटेंशन को देखो. और जब तुमने उसको गालियां दिया गुस्से में आकर के, तो तुम्हारे बातों को क्या ले लेगा वो? लिटरली. बात समझ में आ रहा है क्या?
क्यों भरत? भरत बोलता है कि सर मेरे सारे दोस्त मुझे गाली देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये दोनों रूल क्लियर है आपको? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन फोकस किसके ऊपर? वर्ड्स और सेंटेंसेस के ऊपर। फिर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन फोकस किसके ऊपर? इंटेंशन के ऊपर। ठीक है, यस, फीलिंग्स पे फोकस करना है, फीलिंग्स पे ध्यान देना है। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आई होप यहां तक चीजें सबको क्लियर हैं। देखिए, ये रूल कब अप्लाई करना है? दिस रूल विल अप्लाई व्हेन the application of literal interpretation fails to achieve the intention or purpose of the act. When the application of literal interpretation fails to achieve the intention or purpose of the act, or when the literal interpretation meaning is absurd. ठीक है, जहां पे आप लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते वहां पे आप क्या करोगे? रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज रिप्लाई। ओके, this rule will not apply when words are clear, because if words are clear, the rule of literal construction will be applicable. When the language is plain. Next, when the meaning is unambiguous. Unambiguous का मतलब there is no confusion, ठीक है, crystal clarity है। And चौथा, when the application of reasonable construction will lead to absurdity or injustice, ठीक है। And next, when the intention of law is unknown or not clear. Is it clear? चलो, देखो ये लास्ट पॉइंट में क्या बोलना चाहते हैं? व्हेन द इंटेंशन ऑफ लॉ इज अननोन। क्योंकि हम लोगों ने बोला ना कि रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हम जब भी करेंगे हम लोग करेंगे इन रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज इटसेल्फ नॉट क्लियर, तो क्या वहां पे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल होगा? आंसर इज नो। क्योंकि मैंने बोला ना कि रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है? आपको इंटरप्रिटेशन करना है इन रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। बट इन केस इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज नॉट क्लियर, तो क्या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल हो सकता है? आंसर इज नो। तो इसलिए लिखा है दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द इंटेंशन ऑफ लॉ इज अननोन और इट इज नॉट क्लियर। इज इट क्लियर? चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, इसको हटा देना, यहाँ पे इसको हटा देना। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होगा ये। तो यहाँ पे अपन फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब आत्मा नहीं है, ठीक है, लॉ की आत्मा नहीं है। लॉ की आत्मा बोल भी सकते हो, इंटेंशन। इंटेंशन शुड बी गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड इट डज नॉट इग्नोर चांस ऑफ फॉल्टी ड्राफ्टमैनशिप। हो सकता है कि लिखने में गलती हो गया हो, बट उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि लिखने में गलती हो गया हो, बट उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही क्या? अगर ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग को ध्यान हो तो आप कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 151, इफ यू रिमेंबर। सेक्शन नंबर 151 कंपनीज एक्ट 2013, जो कि बात करता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप की या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की। बोला, पढ़ा है आप लोगों ने? बोलो फटाफट से। सेक्शन 151 पढ़ा है आप लोगों ने? ऑनलाइन वालों, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, है ना? अब ये सेक्शन क्या बोलता है? कंपनी फॉलिंग विद इन दी प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 151 में अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ऑल्दो वर्ड मे इज यूज्ड, लेकिन अपन को यहाँ पे इंटेंशन समझना पड़ेगा लॉ मेकर का। ये जो मे है एक्चुअली में क्या है? शेल। इफ यू रिमेंबर द सेम एग्जांपल, तो यहाँ पे हमने रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया था इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए। जब आप सेक्शन 151 खोल के देखो तो वहां पे वर्ड मे यूज हुआ है, लेकिन वो मे नहीं है, वो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपल्शन है। मे को शैल पढ़ना है वहां पे,
क्योंकि हमको इंटेंशन समझना है लॉ मेकर का। ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर? तो आई होप ये दोनों रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैं आता हूं आगे। दोनों सेम नहीं है ना, देखो लिटिल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं होगा तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आएगा। वो मिसप्रिंट हुआ है ऊपर, कहाँ पे प्रिंसिपल सेम है? वो एप्लीकेबिलिटी था, ये नॉन एप्लीकेबिलिटी है, समझे? देखो लिटरल कंस्ट्रक्शन का उल्टा हो गया ना रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। where it is given, ये रहा ना, ये मैंने बोला ना, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? इसके प्रिंसिपल्स को अपन ने शायद स्किप कर दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है? वो गलत लिखा है आपने, ठीक है? ये जो नीचे जो दे रखा है ना प्रिंसिपल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होगा। चलो अब आगे आ जाओगे। द मिसचीफ रूल, हेडेंस रूल और रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन देखो, इसको आप कैसे पढ़ोगे? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब देखना, मैंने जब तुमको रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था, मैंने वहां पे बताया था लिटरल कंस्ट्रक्शन एज द नेम सजेस्ट, वर्ड्स और सेंटेंसेस को क्या लेना है? लिटरली लेना है ना? until and unless it leads to absurdity, until and unless it leads to absurdity। सेकंड केस मैंने आपको बोला रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज रूल ऑफ reasonable assumptions। we can make reasonable assumptions while making the interpretation in order to understand the true intention of lawmaker या legislature। थर्ड है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन तो कहीं ना कहीं नाम से क्या समझ में आता है? बेनिफिट्स पे फोकस करना है, कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन करें कि जो बेनिफिट्स पे फोकस करे, जो सोल्यूशन पे फोकस करे। तुम समझो लॉ कब बनाया जाता है? नॉर्मली कोई लॉ कब बनता है? नॉर्मली कोई लॉ कब बनता है? सबसे पहले होगा एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम, है ना? लॉ एक्चुअली प्रोवाइड सोल्यूशन। सोल्यूशन तो तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब कोई प्रॉब्लम हो। बात समझ में आ रहा है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम के अगेंस्ट रेमेडीज प्रोवाइड कराने के लिए क्या बनता है? लॉ बनता है ना? किसी भी, समझना ऑनलाइन वालों, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है लॉ। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है लॉ। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन पेनल कोड में नहीं लिखा रहता कि किसी को मारने से आपको जेल हो सकती है, आपको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकता है, अगर ऐसा नहीं लिखा होता हम लोग क्या करते? छोटी छोटी बातों पे भी मारते चलते, या हो सकता था कि कोई हमें ही मार देता। बस में रहे तो एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन लिखा गया, वो एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन लिखा गया। तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कुछ यही बात करता है, ध्यान देना।
आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रॉब्लम और उसको रेमेडीफाई करने के लिए लॉ बनाना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया कि हम लॉ का इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से करें या कुछ इस टाइप से करें so that it suppresses the mischief, so that it suppresses the mischief, और it suppresses the, यहाँ पे mischief को मैं problems भी बोल सकता हूँ, it suppresses the mischief and advance या offer solutions। ठीक है, इन एडवांस और ऑफर सॉल्यूशंस, पहले ये वाला ये लिख लो एक बार, अपने अपने स्पाइरल में ये चीजें लिख लो, आपको समझने के लिए बहुत इजी रहेगा। इंटरप्रिटेशन कुछ इस प्रकार से करें सो दैट इट सप्रेसेस द मिस्चीफ, इट सप्रेसेस द प्रॉब्लम एंड एडवांस और ऑफर सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। मिस्चीफ और प्रॉब्लम सेम है, एडवांस या ऑफर दी रेमेडीज। कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए तो हम लोग लॉ बनाते हैं। कोई भी लॉ किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, कोई भी लॉ किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। तो यहां बोला गया इन ऑर्डर टू मेक करेक्ट इंटरप्रिटेशन, इन ऑर्डर टू मेक करेक्ट इंटरप्रिटेशन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पर्पस ऑफ लॉ पढ़ना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी लॉ एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्या प्रॉब्लम थी जिसको रेमेडीफाई करने के लिए या जिसको ठीक करने के लिए वो पर्टिकुलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, वो पर्टिकुलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों क्लियर है? देखो ऐसे ही कुछ लिखा होगा, द मिस्चीफ रूल और द हेडेंस रूल और रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब यही है, सप्रेसिंग द मिस्चीफ एंड एडवांसिंग द रेमेडीज और एडवांसिंग द बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? देखो दिस रूल सेज when by following literal meaning the purpose of the act is not achieved, बोला जब literal construction possible ना हो then interpretation should be done or interpretation should be made in such a manner so that it suppresses the problems and advances the remedies. Is it clear? Is it clear everyone? Applicability of the rule, this rule will apply when the words are ambiguous, when the words are ambiguous का मतलब creates confusion or have more than one meaning, when words are capable of more than one meaning, or when the extended meaning is possible, when the extended meaning is possible, or when the literal interpretation fails to achieve the purpose of the act. This rule will not apply
This rule will not apply when the words are clear, meaning is certain and clear, and fiscal statutes. Fiscal statutes क्या होते हैं बेटा? Fiscal statutes फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड जो भी लॉज बनाए जाते हैं ना, उनको इंटरप्रेट करने के लिए आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल अप्लाइंग दिस रूल. व्हाट वाज द लॉ बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट? आपको इन सब चीजों को कंसीडर करना है. समझ में आ रहा है क्या? अगर आप रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन यूज में ले रहे हो तो आपको इन फैक्टर्स को कंसीडर करना है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है इसके पहले कोई एक्ट था क्या, और अगर था तो क्या था. व्हाट वाज द मिसचीफ फॉर विच द लॉ कुड प्रोवाइड द रेमेडी? ये एक्ट आने से पहले क्या प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहा था या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था जिसको रिजॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर लॉ या एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया. बात समझ में आ रहा है क्या? थर्ड, what was the remedy that the act has provided and what is the reason for remedy? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक और सेम चीज को मैं रिलेट करता हूँ कंपनीज एक्ट 2013 को. अब मान लो कि कंपनीज एक्ट 2013 के किसी प्रोविजंस को मैं कंपनीज एक्ट 2013 के किसी भी प्रोविजंस को मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, और मैं अगर ये रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इससे पहले कोई एक्ट हुआ करता था. आंसर इज कंपनीज एक्ट 1956. तो भाई कंपनीज एक्ट 1956 में क्या प्रॉब्लम्स हो गई जो कंपनीज एक्ट 2013 लाना पड़ा? तो हम लोगों ने देखा कि कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस क्या हो गए थे? आउटडेटेड हो गए थे, है ना? एंड कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस वाज नॉट फोकसिंग मोर ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव या गुड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव. तो एक प्रॉब्लम था, वो एक प्रॉब्लम था जो एग्जिस्ट कर रहा था कंपनीज एक्ट 1956 में. उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया गया? कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया. और फिर हम चेक करेंगे कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 में से कौन से प्रोविजंस बनाए गए स्पेसिफिकली which promotes good governance. Is it clear? ऑनलाइन वालों, is it clear? We need to make the interpretation in such a manner so that it advances the remedy and suppresses the mischief. Yes, बोलिए. हेलो, बाकी स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये रूल? तो अभी तक 3 रूल हम लोगों ने पढ़ा. रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता था? वर्ड्स को, सेंटेंसेस को लिटरली इंटरप्रेट करना, लिटरली समझना, जो जैसा बोला वो वैसे ही पढ़ना है, वो वैसे समझना है. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल अजम्पशंस आप बना सकते हो, लेकिन जो आप अजम्पशंस बना रहे हो दोस अजम्पशंस शुड बी इन कंफर्मिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट. ऐसा नहीं हो कि तुम कुछ ऐसा अजम्पशन बना लो which defeats the ultimate objective of the law, तो फिर इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा. थर्ड वन इज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है? मेकिंग इंटरप्रिटेशन इन सच अ मैनर which advances the remedies and suppresses the mischief or suppresses the problems. I hope it is clear. Now next one is rule of harmonious construction. Very 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 important. अब ये भी नाम से देखो, सारे रूल तुमको नाम से भी तुम इनको याद रख सकते हो, नाम से भी कॉन्सेप्ट तुमको क्लिक हो सकता है. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखना. रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ध्यान देना. हार्मनी का मतलब क्या होता है? कीपिंग अ बैलेंस, है ना?
कीपिंग अ बैलेंस या मेकिंग पीस, हो सकता है सर, कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पीपल इन ऑर्डर टू मेक पीस। सभी को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले और एक को कम इंपॉर्टेंस मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है सीएस एग्जीक्यूटिव में, एंड आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स मैं सिर्फ 3 स्टूडेंट पे फोकस करता हूँ, मुझे मालूम है ये 3 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक लेके आने वाले, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ, 3 पे, तो समवेयर इट इज गोइंग टू क्रिएट डिसहार्मनी amongst the group of students, amongst the group of students, हो सकता है सर? हाँ सर। तो I need to behave in such a manner so that the interest of every student could be taken care of in order to establish harmony amongst them। 30 स्टूडेंट्स है, 30 डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, 30 स्टूडेंट है, 30 डिफरेंट अप्रोच हो सकता है। बात में आ रहा है क्या? मुझे क्लास कुछ इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए सो दैट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कुड बी ड्यूली फुलफिल्ड और ड्यूली सेटिस्फाइड, होता है ना ऐसा? बस ये रूल भी कुछ यही बात करता है, ये रूल बात करता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इन सर्टेन केसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो डिफरेंट प्रोविजन दो डिफरेंट बातें करें। बात में आ रहा है क्या? तुम कोई पर्टिकुलर एक्ट पढ़ रहे हो और उस एक्ट के प्रोविजन में कुछ बात बोली गई और उसी एक्ट के दूसरे प्रोविजन में कोई और बात बोल रहे हैं, मतलब दोनों बात एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? देखना ऐसा पॉसिबिलिटी कब है, टू डिफरेंट प्रोविजंस, या टू और मोर भी हो सकता है, टू और मोर डिफरेंट प्रोविजंस अंडर द सेम एक्ट contradict with each other। Two different provision under the same act contradict with each other, ये ऐसा भी हो सकता है। Two different provisions under different acts contradict with each other। बात समझ में आ रहा है क्या? दो एक्ट एक ही सब्जेक्ट मैटर पे अलग अलग बातें कर रहे हैं, दो एक्ट एक ही सब्जेक्ट मैटर पे अलग अलग बात कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट ओपिनियन रख रहे हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो प्रोविजंस एक ही सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन रख रहे हैं। तो यहां बोला गया दैट एज फार एज possible we need to make the interpretation in such a manner so that it balances the interest of or it balances the objective of both the provisions। बात समझ में आ रहा है क्या? बोला अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ अपन को इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से करना है कि दोनों प्रोविजंस के ऑब्जेक्टिव ड्यूली फुलफिल हो पाए या हो सके, ड्यूली सेटिस्फाई हो सके। इज इट क्लियर? Rule of harmonious construction, making of interpretation in such a manner so that one provision could not prevail over the other, या one act could not prevail over the other, because दोनों provisions या दोनों act का अपना अपना पर्पस रहा होगा ना। पास में आ रहा है क्या? दोनों act या दोनों provisions का अपना अपना पर्पस रहा होगा और दोनों काम के हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को प्रायोरिटी दे दिया, एक को प्रेफरेंस दिया और दूसरे को बोल दिया कि तुम बेकार हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन वालों, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मेकिंग इंटरप्रिटेशन इन सच अ मैनर सो दैट हार्मनी बिटवीन टू और मोर डिफरेंट प्रोविजंस कुड बी एस्टेब्लिश्ड और कुड बी क्रिएटेड। हार्मनी कुड बी क्रिएटेड। तुमको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं। मैंने तुम लोगों को जनरल मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था, ऑनलाइन वाले बच्चे, जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में अपन ने दो डिफरेंट प्रोविजन पढ़ा है।
एक प्रोविजन में अपन ने पढ़ा है कि एक कंपनी को एजीएम कंडक्ट कर लेना है विद इन 6 मंथ्स। फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और फिर एक जगह अपन ने प्रोविजन पढ़ा है कि टाइम गैप, याद है तुमको, बिटवीन टू एजीएम। कैन नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। और मैंने आपको बोला था कि ये दोनों प्रोविजंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। अपन को इंश्योर करना है कि दोनों प्रोविजंस का साइमल्टेनियस कंप्लायंसेस होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आएगा ये ना, आपने टॉपिक नहीं पढ़ा ना ऑनलाइन वालों। ये दो डिफरेंट प्रोविजन दो डिफरेंट बातें कर सकते हैं। हमको इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से करना है सो दैट बोथ द प्रोविजंस कुड बी कंप्लाइड साइमल्टेनियसली। तो यहां पे हमने एक्चुअली में क्या किया था, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया था। यहां पे हमने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बात कर रहे हैं, व्हेन टू डिफरेंट प्रोविजंस क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, तो वी नीड टू गिव प्रेफरेंस टू बोथ द प्रोविजंस। या ऐसा बोलो, व्हेन टू डिफरेंट एक्ट, जब दो डिफरेंट एक्ट सेम सब्जेक्ट मैटर पे डिफरेंट बातें कर रहे हैं, तो हमें दोनों एक्ट के प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सेम इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वन प्रिवेल ओवर द अदर। ऐसा नहीं हो सकता कि वन प्रिवेल ओवर दी अदर्स। आगे देखोगे अब ये जो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, हारमोनियम लिख दिया मैंने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो अब इसको बहुत बहुत एक बार में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तुम्हारे घर में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दो लोगों के पास है ना, मम्मी एंड पापा। होता है ऐसा, काफी बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे मम्मी सेड यस, पापा सेड नो। बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि मम्मी ने भी हाँ बोला और पापा ने भी हाँ बोला। काफी बार ऐसा होगा कि मम्मी ने मना किया था, पापा ने हाँ बोला। तो वहां पे क्या करना पड़ता है तुमको, यू नीड टू एक्ट इन सच अ मैनर सो दैट मम्मी को भी बुरा नहीं लगे और पापा को भी बुरा नहीं लगे। ऐसे करते हो, यू एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन देम, यू एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन देम। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन समझना, कुछ केसेस में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ केसेस में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला केस क्या है, जब आपको कोई प्रोविजन लिखा है विद दिस लाइन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in the provisions of act। अगर कोई प्रोविजन ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसका मतलब ही क्या निकलता है कि अगर कोई दूसरा प्रोविजन कोई और बात करता है ना, उसको करने दो, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। अब मान लो काफी बार होता है ना कि पापा ने हाँ बोला, मम्मी ने मना कर दिया, अल्टीमेटली किसकी चलती है घर में, मम्मी की, नॉट विथ स्टैंडिंग
एनीथिंग कंटेन्ड या नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सेड बाय योर फादर। यहाँ पे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई हो सकता है क्या? नो। बात समझ में आ रहा है क्या? या काफी बार ऐसा भी होता है कि पापा ने हाँ बोला, लेकिन पापा ने डर डर के हाँ बोला और पापा बोलते हैं कि मम्मी से भी पूछना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ योर मदर। तो काफी बार प्रोविजन में अपन को प्रोवाइजो दिया रहता है और प्रोवाइजो में लिखा रहता है प्रोवाइडेड। प्रोवाइजो में क्या लिखा रहता है? प्रोवाइडेड। तो अगर प्रोविजन में ये दो टर्म्स यूज हुआ है, प्रोवाइडेड का मतलब है एक प्रोविजन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फादर ने हाँ बोला, लेकिन मम्मी पापा ने क्या बोला कि देखो मम्मी ने अगर मना कर दिया तो मना ही रहने वाला है। बस में आ रहा है क्या? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ योर मदर। तो वहां पे हार्मनी एस्टेब्लिश हो सकता है क्या? नो। फर्स्ट केस में क्या था? मम्मी ने हाँ बोल दिया मतलब हाँ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड या नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर पर्सन इन द हाउस। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर से चलो कंक्लूड करता हूं मैं इसको। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बात करता है कि अगर दो डिफरेंट प्रोविजन सेम सब्जेक्ट मैटर पे दो डिफरेंट बातें करें, दो डिफरेंट प्रोविजन सेम सब्जेक्ट मैटर पे दो डिफरेंट बातें करें, या दो डिफरेंट एक्ट सेम सब्जेक्ट मैटर पे डिफरेंट बातें करें, तो क्या होने वाला है? वी नीड टू मेक द इंटरप्रिटेशन इन सच अ मैनर so that harmony could be created। है ना? एक प्रोविजन को प्रेफरेंस दिया, एक को नहीं दिया, नहीं चलेगा। ठीक है, एक की बात मानी, एक की बात नहीं मानी, नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? फिर ये रूल दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कोई प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है विद दिस पर्टिकुलर वर्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट का कोई दूसरा प्रोविजन कोई और बात करता है तो करने दो, हम नहीं मानेंगे। दूसरा जो प्रोविजन में वर्ड यूज किया गया सब्जेक्ट टू या प्रोवाइडेड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? बोलिए ऑनलाइन वालों, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको? देखिए देखो क्या बोला, द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन is adopted or is applied when there is a conflict between two or more statutes over the same subject matter or between the parts or provisions of the statute। ये रूल हम तब अप्लाई करेंगे when there is a conflict, when there is difference in opinion, difference of opinion between two different provisions of the same act or two different provisions of two different acts। As per this doctrine, the courts try to avoid conflict between the provisions of the statutes. The rule believes that every provision is made for a purpose, and any interpretation that reduces the, अगर तुम कुछ ऐसा interpretation करते हो that reduces the importance of other provision or that makes the other provisions dead, एक को प्रेफरेंस दिया दूसरे को तुमने इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? The statute should be read as a whole and interpreted accordingly. In other words, effect should be given to each and every provisions. I hope this is very much clear. ये रूल बेसिकली अप्लाई कब होगा? जब दो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर या प्रोविजंस के अंदर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज अ conflict between two or more sections of the same act, or there is a conflict between two or more sections of the different act. I hope this one is very much clear. और फिर आपको बता रखा है कि कब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये रूल दो केसेस में अप्लाई नहीं होगा। या तो ओवरराइडिंग प्रोविजंस है, तो ओवरराइडिंग प्रोविजंस यू स्टार्ट होता है किसके साथ? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे साफ बोल रहे हैं ना कि ये जो प्रोविजन है दूसरे प्रोविजंस को क्या करने वाला है? ओवरराइड करने वाला है। और दूसरा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। ठीक है, अच्छा आप लोग ध्यान रखना, ये नहीं पढ़ोगे आप प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डोंट रीड दिस। सिर्फ रूल पढ़ोगे
और आप पढ़ोगे कि कहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ऑनलाइन वालों क्लियर है आपको? हेलो, इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है चारों रूल। चलो अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, रूल ऑफ एड्यूसडम जेनेरिस। रूल ऑफ एड्यूसडम जेनेरिस। अब देखो ये रूल को समझने से पहले एक मैं तुम्हारे साथ ना एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, एक रियल लाइफ केस डिस्कस करता हूँ। काफी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा या होता होगा कि तुम्हारा कोई जूनियर हो गया, या घर में छोटा भाई, छोटी बहन, या कोई भी कजिन, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन तुमसे एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हैं। होता है ऐसा? आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछा उन्होंने, एंड आप उस पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या बोले यहाँ पे। आपको आता है बट यू आर नॉट इन द पोजिशन टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको बोलते हैं कि एक काम कर, तूने ये वर्ड कहाँ पढ़ा? तो बोलेगा बुक में पढ़ा। तो तुम क्या बोलते हो? जा बुक लेकर के आ। होते है ना ऐसा? फिर आप बुक पढ़ते हो और फिर आप उस वर्ड को उस पैराग्राफ, बुक के पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करते हो ऐसा? ऑनलाइन वालों, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? जब आप एक वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हो इन रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, इन रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इन विच सच वर्ड इज बीइंग यूज्ड। और इंग्लिश में तो होता ही है ना, एक वर्ड के हजारों मीनिंग हो सकते हैं। कितने मीनिंग हो सकते हैं? बस में मैंने क्या, एक वर्ड के कितने भी मीनिंग हो सकते हैं। एक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स, अब एक्स ये वाला भी एक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, वेरी गुड। एक्स ये वाला भी एक्स होता है, और एक्स ये वाला भी एक्स होता है। या सुनो, अब तुम्हारे कजिन ब्रदर या सिस्टर ने आकर के पूछा कि बताओ भैया दीदी एक्स का मतलब क्या होता है, तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि साला कौन सा वाला एक्स पूछ रहा है, ये वाला एक्स पूछ रहा है, ये वाला एक्स पूछ रहा है, या ये वाला एक्स पूछ रहा है। बस में मैंने क्या, तुम उसे पूछे कि बताओ कहाँ पे पढ़ा तुमने ये वर्ड, तो बच्चा बोलता है कि मैंने एक नॉवेल में पढ़ा। ठीक है, कोई लव स्टोरी पे बेस्ड है, तो एकदम से दिमाग में आता ना कि हाँ जरूर लव स्टोरी पे बेस्ड है तो ये वाला होगा। हाँ कुछ केसेस में ये वाला भी हो सकता है, इवन दो इट इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी। तो आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग बोलते हो कि अच्छा ठीक है यार, इन ऑर्डर टू रिमूव द कंफ्यूजन एक काम कर, वो बुक लेकर के आ जिसमें से तुम ये पढ़ रहे हो। फिर तुम उस वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हो इन रेफरेंस टू दी पैराग्राफ, इन रेफरेंस टू दी पैराग्राफ, या इन रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में उस वर्ड को यूज किया गया है। तो वहां पे तुम एक्चुअली में क्या अप्लाई कर रहे हो? रूल ऑफ एडज्यूस्टम जेनेरिस। ठीक है, अब क्या अप्लाई कर रहे हो? रूल ऑफ एडज्यूस्टम जेनेरिस। इज इट क्लियर? दोनों साथ भी हो सकते हैं, तेरे साथ होगा दोनों पगले। देखो भाई, अगर तू एग्जीक्यूटिव पास हो गया तो ये वाला एक्स काम में नहीं आएगा, और अगर तू एग्जीक्यूटिव पास नहीं हुआ तो ये वाला एक्स काम में आ सकता है। देख ले अभी तू। यस, देखो लिखा है, द adjusdem generis is a Latin phrase which means of the same class or species. The adjusdem generis rule is that where there are general words following a particular or specific words, the general word should also be interpreted or should also be constructed in the light of specific words. Simple है? होता है ना,
हम एक कहीं पे जा रहे हो और हमने एक ग्रुप ऑफ पर्सन देखा जहाँ पे 10 लोग थे। अब 10 में से 9 आवारा किस्म के बच्चे थे, ठीक है, आवारा किस्म के लोग थे। तो 10वें के लिए भी हमारा इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? यार वो भी ऐसा ही होगा, क्या पता वो बहुत अच्छा हो। बात समझ रहे हैं? क्या पता वो सेंट हो। लेकिन एक जनरल इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि ये भी उनके जैसा ही होगा, है ना। ऐसा सुनने को मिलता होगा ना तुमको कि बच्चे अपने माँ बाप पे जाते हैं, सुनने को मिलता है। बट लिटरली ऐसा होता है क्या, या ऐसा ही हो जरूरी है क्या? आंसर इज नो। हो सकता है पेरेंट तो सेंट थे लेकिन बच्चा क्रिमिनल निकला, पेरेंट क्रिमिनल थे लेकिन बच्चा सेंट निकला। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पेरेंट्स वेर अनएडुकेटेड, चाइल्ड इज हाईली एजुकेटेड। बट इन जनरल इंटरप्रिटेशन क्या निकलते हैं? हाँ, we make the interpretation in reference to that particular class of words or phrases. Is it clear? तो आप इसको पढ़ लेंगे. In other words, general words following the specific word should be interpreted with reference to the specific word that precedes the general word. Applicability of this rule. The statute contains, एक सेकेंड रुकना, आप इसको एक बार रीड करो फटाफट से. आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल. जिसको तुम रीड करो जब तक और बोलो समझ में. हाँ, एक बच्चा बोल रहा है संगत का असर. सही बोल रहे हो, संगत का असर. नॉन एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेना एक बार. दिस रूल मस्ट बी अप्लाइड विद ग्रेट कॉशन, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा वो तुम्हें सही इंटरप्रिटेशन दे. 9 को देख करके तुमने 10वें को भी खराब बोल दिया था, बस जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, है ना. वेदर द रूल शैल बी अप्लाइड और नॉट विल बी बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट. काफी बार ऐसा होता है ना कि हम कोई प्रोविजन पढ़ते हैं और हम लोग को पढ़ के ऐसा समझ में आता है कि यार ये जो प्रोविजन में जितने भी सेंटेंसेस यूज किए गए ना, बहुत नेगेटिव रेफरेंस में यूज किए गए. सारे सेंटेंसेस या सारे वर्ड्स बहुत ही नेगेटिव रेफरेंसेस में यूज किए गए. तो उसके साथ अगर कोई सही वर्ड भी होगा तो उसको भी हम लोग किस नेगेटिव रेफरेंस में ही पढ़ लेते हैं. तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं वहां पे? रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर everyone. If the specific words follows the general words, this rule will not apply. The rule will not apply if any of the condition for application are not fulfilled. कोई दिक्कत? तो ये थे आपके प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो हम लोगों ने पढ़े. 5 फिर से रिपीट कर दो, नाम बोलो फटाफट से. रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ beneficial construction, and rule of adjustum generis. I hope things are very much clear to every one of us. Rest we will be discussing in our next lecture, that will be on tomorrow. ठीक है, तो tomorrow we will be completing this chapter. चलो मिलते हैं अपन कल. Till then, bye bye, take care. फीस आप 18,000